अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करवा रही हूँ डीजे साइंस कॉलेज का जो सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर हुआ था प्रीलियम का 2021 का, उसका सेक्शन बी। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है 1 मार्क का, वो हम करेंगे। ठीक है, पहला सवाल था नेम फेजेस ऑफ ग्रोथ। सिर्फ नाम बताने थे, फॉर्मेशन फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। जो पीसी का पेपर हमने कराया था 2021 का सेकेंड ईयर बॉटनी का, उसके पार्ट 3 के अंदर ये 2 नंबर के सवाल के लिहाज से भी डिस्कस हुआ था, नोट्स भी बताए गए थे, समझाया भी था, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद अगला था व्हाट इज़ मेंट बाय जीन पूल और व्हाट आर हेलोफाइट्स। तो जीन पूल की जो डेफिनेशन है सिंपल सी आपकी बुक में लिखी हुई है कि टोटल एग्रीगेशन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम, वो जीन पूल कहलाती है। सादे अल्फाजों में मैं समझाऊँ तो उसका मतलब ये होता है कि कोई एक पॉपुलेशन है, कोई एक जगह पे अगर कोई एक पॉपुलेशन रह रही, वो इंसानों की भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़, जैसे एक फॉरेस्ट है उसकी प्लांट की पॉपुलेशन, इस तरह से अगर कोई भी एक पॉपुलेशन जो एक जगह पे रह रही है, ठीक है, उसके पास जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं और उन जीन्स की जो भी फॉर्म्स हैं, यानी जो भी तमाम तर अलील्स, जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको अलील कहते हैं, तो जो भी अलील्स उसके हर लोकाई के ऊपर प्रेजेंट है जीन के, उन सब की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेना वो जीन पूल कहलाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें पता चलता है एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमें आइडिया होगा कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की पॉपुलेशन है और हमें उसके सारी पॉपुलेशन के अंदर जो हेयर कलर की जीन है उसकी सारी अलील्स का हमें पता है, यानी हमें पता है फॉर एग्जांपल अगर कराची की पॉपुलेशन है और एक इलाका है, तो वहाँ पे इस इलाके के लोगों में जो है वो हेयर कलर या तो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है, यानी जो हेयर कलर की जीन है उसकी जो अलीलिक फॉर्म है या तो वो ब्लैक है या वो ब्राउन है, यानी हमें इसकी डाइवर्सिटी का पता है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो डार्क ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, यानी हम डाइवर्सिटी एक तरह से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन पूल। जितना छोटा जीन पूल होगा, जितनी छोटी जगह की हमें सारी जीन्स की इन्फॉर्मेशन होगी, उतना कम जो है वो हम डाइवर्सिटी को गैस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ एक इलाके की बात करेंगे तो एक इलाके में भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, लेकिन वही बात कि अगर फॉर एग्जांपल एक शहर की बात करेंगे तो यही चीज़ के एक शहर में रहते हुए फिर वो डाइवर्सिटी कम हो जाती है। जितना ज़्यादा कंट्री की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से जीन पूल बेसिकली बता रहा होता है कि पॉपुलेशन के अंदर एक करेक्टर की या किसी भी करेक्टर की या पूरी उसकी ऑर्गेनिज्म की उसमें डाइवर्सिटी कितनी है और कितनी आ सकती है। ठीक है, बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके पास कौन सी जीन प्रेजेंट है, हर एक इंडिविजुअल के पास किस चीज़ की जीन प्रेजेंट है, कौन सी अलीलिक फॉर्म्स उसकी प्रेजेंट है, ये कहलाता है जीन पूल। उसके बाद उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ हेलोफाइट्स, तो ये 1 नंबर के हिसाब से या तो ये पूछेंगे या ये वाला सवाल पूछेंगे, तो आप बता देंगे कि वो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो कि सॉल्टी मार्शेस या मार्शी हैबिटेट में रह रहे होते हैं क्लोज टू सी, उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, आसान था। उसके बाद है व्हाट इज़ मेरिस्टेम, या फिर डिफाइन कर दें एनुअल रिंग्स। मेरिस्टेम क्या होते थे, बेसिकली जो हायर प्लांट्स होते थे उनके अंदर पूरी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती थी, उनकी ग्रोथ जो होती है वो कुछ रीजन्स पे कन्फाइंड हो जाती थी। वो जो रीजन जो थे उनको ग्रोइंग रीजन्स कहते थे, वहाँ पे स्पेशल सेल्स होते थे जो कि केपेबल थे ग्रो करके न्यू सेल बनाने के। वो स्पेशल रीजन जहाँ पे वो स्पेशल सेल्स होते थे केपेबल ऑफ ग्रोइंग, उसको मेरिस्टेम्स कहते थे। उसके बाद कह रहे थे कि डिफ़ाइन कर दें एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग क्या होती है कि जो टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, उनका जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो टिश्यू बना रहे होते हैं, प्राइमरी जाइलम होता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, सेकेंडरी जाइलम वो हर साल जो होता है वो एक कंसनट्रेटिक लेयर बनाते हैं सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, एक लेयर बनाते हैं, फिर अगले साल एक और लेयर बनाते हैं, इस तरह से जो होती है एक्यूमुलेट कर जाती है सेकेंडरी जाइलम की बहुत सारी लेयर्स, उन लेयर्स को कहते हैं एनुअल रिंग। अगर कहीं पूछ लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है तो आप बता देंगे कि एनुअल रिंग की मदद से, बुक में आपकी लिखी हुई है जहाँ पे ये बताया हुआ है डेफिनेशन, उसके साथ ही जो लास्ट पैरा दिया हुआ है इसका, उसमें 2 पॉइंट्स उससे निकल जाएंगे। एक पॉइंट में आपको ये बताया हुआ है एनुअल रिंग्स को काउंट करके जो है वो हम किसी भी प्लांट की या किसी भी ट्री की जो है वो एज बता सकते हैं। दूसरा यही कि ना सिर्फ एज बल्कि उसके क्लाइमेटिक रीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये बात आपकी बुक में लिखी हुई थी, आप देख सकते हैं वहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस एनुअल रिंग की। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल था व्हाट आर मल्टीपल अलील्स, और डिफाइन कर दें क्रॉसिंग ओवर। तो मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, एक जीन जो कि किसी एक ट्रेट के लिए होती है, उसके पास 3 या उससे ज़्यादा अगर उसकी फॉर्म्स होती हैं, अलीलिक फॉर्म्स होती हैं, तो उसको मल्टीपल अलील कहते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये आ जाएगा सवाल तो आप डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल बता देंगे कि इसकी वेल नोन एग्जांपल होती है ब्लड ग्रुप की, यानी कि एक जीन है, ठीक है, वो कैरी कर रही है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, क्या होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ये जो जीन होती है, यानी कि ये इस ट्रेट की जो जीन है वो या तो उसकी 3 फॉर्म्स होंगी, यानी उसकी वैसे नॉर्मली जो होती हैं वो 2 अलील्स होती हैं, यानी किसी भी जीन की जो होती है वो 2 फॉर्म होती हैं, या तो वो रिसेसिव होती है, डोमिनेंट होती है, इस तरह से जो भी होती है। लेकिन
बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो मल्टीपल एलील होती है, यानी कि इसकी एक फॉर्म होती है, एक जो होती है ए बना सकती है, दूसरी फॉर्म जो होती है वो बी ब्लड ग्रुप बना सकती है, और तीसरी फॉर्म जो होती है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाती ब्लड का, जिसकी वजह से वो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनका ओ आ रहा होता है। सही है, इस तरह से आप मल्टीपल एलील के बारे में बता देंगे। फिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर क्या ये होता था कि जो पेयरिंग होती थी होमोलोगस क्रोमोसोम की, उसके बाद वहाँ पे कुछ पार्ट्स होते थे, क्रोमेटेड पार्ट्स होते थे, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन जो होते थे ब्रेक होके, जैसे कि होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इस तरह से हो गया, तो इनके कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं वो निकल के यहाँ से एक सेगमेंट निकल के यहाँ आ गया, यहाँ से कोई सेगमेंट निकल के कहीं और चला गया। इस तरह से जो एक्सचेंज हो जाती थी बेसिकली क्रोमेटेड पार्ट्स की बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको क्रॉसिंग ओवर कहते थे। उसके बाद कहते थे कि डिफाइन करते हैं डोरमेंसी, जीनोम, फोटोपीरियोडिज्म और अपवेलिंग। डोरमेंसी का मतलब या डोरमेंट वर्ड का मतलब होता है स्लीपिंग या रेस्टिंग। तो प्लांट के एस्पेक्ट से बता देंगे कि प्लांट लाइफ के अंदर उसकी वो स्टेज जिसमें उसकी सीड जो होती है वो ग्रो नहीं कर रही होती, डेवलप नहीं कर रही होती, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लोवेस्ट होती नहीं हो रही होती, वो बिल्कुल डोरमेंट हो जाती है, सो जाती है, बिल्कुल रेस्टिंग फेज में चली जाती है, उसको डोरमेंसी कहते हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन आप बता देंगे गिनोम की, ठीक है। गिनोम क्या होता है? सादे अल्फाजों में कहा जाए तो वो तमाम तर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सारी जीन्स होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल किसी एक इंसान में या उस इंसान के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स के ऊपर जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है उन सबको अगर हम उसका एक नंबर बता दें, एस्टिमेट करके काउंट करके बता देंगे कितनी जीन्स एक इंसान के अंदर या उसके एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको गिनोम कहते हैं। यानी सेट ऑफ कंप्लीट जीन्स जो कि लोकेट कर रहे होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, या उसका कंप्लीट जेनेटिक मटीरियल जो होता है। उसके बाद कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म बता दें तो सिंपल कहा जाए कि जो प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे और लाइट, यानी जो डे टाइम की जो लेंथ होती है उस हिसाब से जो प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा होता है, जो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, फिनोमेना उसका हो रहा होता है, जो उसकी चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, वो सारी चीज़ें जो होती हैं फोटोपीरियोडिज्म के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद था कि अपवेलिंग की डेफिनेशन बता दें तो अपवेलिंग क्या थी कि जो सी होता है उसकी जो सरफेस वाटर होता है, जब वो वहाँ से वो रिप्लेस हो जाता है बाय डीपर वाटर, और डीपर वाटर जो होता है कोस्टल सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस वाटर जो होता है वहाँ से हटना शुरू हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, तो उस प्रोसेस को अपवेलिंग कह रहे थे। उसके बाद कहा था कि डिफाइन कर दें न्यूट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होती है? सिंपली जो प्रोसेस होता है जिससे नाइट्रेट्स ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, कौन ऑब्टेन करने में हेल्प करता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमनास, वो कन्वर्ट कराता है अमोनिया को पहले नाइट्राइट्स में, उसके बाद जो है वो जो दूसरा बैक्टीरिया था जो कि कन्वर्ट कराता है नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स को इनटू नाइट्रेट्स, वो मेरे ख्याल से डी नाइट्रोबैक्टीरियम था या नाइट्रोबैक्टीरियम था, नाम देख लीजिएगा उसका। बाकी ये कि वो प्रोसेस जिससे नाइट्रेट्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कौन करवा रहा होता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, वो कन्वर्ट कराते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते थे। फिर डीनाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन बता दें कि ये बिल्कुल रिवर्स होती है नाइट्रिफिकेशन के। इसमें क्या होता है कि नाइट्रीफाइंग के बजाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है। किस तरह से कि जो सॉइल के नाइट्रेट्स थे उसको वो यूटिलाइज़ करने लगता है, यानी प्लांट यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, सॉइल फर्टाइल नहीं रहता, प्लांट को यूटिलाइज़ करने नहीं देता, बल्कि ये नाइट्राइट्स की ऑक्सीडेशन करा लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर उनको यूज़ करता है, यानी उनको कम करा देता है सॉइल के अंदर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करा रहा था, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी। फिर डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन थी, आप उसको इस तरह से 1 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर देंगे कि जब दो स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं दो न्यूक्लियाई से फीमेल गेमेटोफाइट के साइड, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, किस तरह से कि एक स्पर्म फ्यूज़ करता है एग के साथ और जाइगोट बना देता है, और दूसरा फ्यूज़ करता है डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ और वो एंडोस्पर्म बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट था कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप बता देंगे कि बेसिकली जो सॉल्ट और वाटर के बैलेंस करने का, ये जो उसको रेगुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको सेल के अंदर रेगुलेट करके रखा जाता है। किस तरह से कि जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट ऑफ वाटर की उसको रेगुलेट किया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस होगी ना बहुत कम ऑस्मोसिस होगी, बल्कि एक रेगुलेटेड अमाउंट होगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। उस पूरे प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से एक नंबर के हिसाब से आपने डेफिनेशन बता दी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप यहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा। थैंक यू।